आज हम करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का सी सेट। इसको सॉल्व करेंगे पूरा। पीछे से 2012 से हम सॉल्व कराते आए हैं। 20 सवाल आज करेंगे हम। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सी सेट को सॉल्व करें। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल से। तो इसमें पहला, Which of the following is not an interpersonal barrier in organizational communication? इनमें से अंतर संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर वैयक्तिक अवरोध नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रजाति केंद्रितता अर्थात्मकता मतलब सेमेंटिस्ट एंड इंग्रेसिएशन, और है इम्प्रेशन मैनेजमेंट छवि प्रबंधन अनुग्रहणता अर्थात्मकता। तो ये प्रजाति केंद्रितता नहीं होगी। ये क्या है? ये बैरियर नहीं है। संगठनात्मक संप्रेषण में अर्थात्मकता अनुग्रहण और छवि प्रबंधन अंतर वैयक्तिक अवरोध उत्पन्न करते हैं, जबकि प्रजाति केंद्रितता अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपन्स इन फाउंड। संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है किसमें? अनौपचारिक संप्रेषण में, और मेटा संप्रेषण में, प्रत्यक्ष संप्रेषण में, अप्रत्यक्ष संप्रेषण में। तो पाया जाता है मेटा संप्रेषण में। संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश मेटा संप्रेषण में पाया जाता है। मेटा संप्रेषण एक द्वितीयक संप्रेषण है जो किसी जानकारी के अर्थ को बताता है। अलग अलग मेटा संचार के साथ एक ही संदेश का अर्थ पूरी तरह से अलग हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है बिकम डिफेंसिव, रक्षात्मक हो जाना, वाद विवाद में पड़ना, और हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार करना, और आक्रामक देय भाषा बनाए रखना। तो इसमें था हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार करना। हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार करना सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला है प्रॉक्सिमिक्स इज रिलेटेड टू, सामीप्य संबंधित है। ये तटस्थ संप्रेषण से है या दिशोन्मुख संप्रेषण है, शाब्दिक संप्रेषण है या अशाब्दिक संप्रेषण है? तो जो प्रॉक्सिमिक्स होता है ये अशाब्दिक संप्रेषण होता है, जिसको बोलते हैं सामीप्य। तो सामीप्य मतलब अशाब्दिक संप्रेषण से संबंधित है। अशाब्दिक संप्रेषण से तात्पर्य सामान्यतः शब्द रहित संदेशों को भेजने एवं प्राप्त करने की प्रक्रिया से है, अर्थात भाषा की संप्रेषण का एकमात्र माध्यम नहीं है। कुछ अन्य माध्यम भी हैं जो अशाब्दिक संचार से संबंधित है। अगला है द की एलिमेंट फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है तो है अब्स्ट्रैक्शन, डिसैनिटाइजेशन, एक्टिव लिसनिंग एंड ईगो सेंट्रिक रीइंफोर्समेंट। तो ये है एक्टिव लिसनिंग। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों तथा संगठनों के बीच सूचित करने, निवेदन करने, प्रेरित करने या प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। सक्रिय श्रवण प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित है? केंद्रीकृत संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण या अधोगामी संप्रेषण? तो यह है लैटरल कम्युनिकेशन। कौन सा संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित है? पार्श्विक संप्रेषण संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित है। पार्श्विक संप्रेषण से तात्पर्य किसी संगठन में समस्तरीय कर्मचारियों के मध्य संप्रेषण से है। पार्श्विक संप्रेषण को क्षैतिज संप्रेषण के रूप में भी जाना जाता है। यह किसी संगठन में दो समान स्तर के कर्मचारियों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान को आसान बनाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषिक संकेत है? ये मुखाकृति अभिव्यक्ति है, हाव भाव है, स्वर संबंधी क्षेपण है, अंग विन्यास है? तो वह है टोनल पिच। तो स्वर संबंधी क्षेपण संप्रेषण में पराभाषी संकेत का उदाहरण है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान किए जाने की प्रक्रिया संचार संप्रेषण कहलाती है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है, लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है? तो ये होता है व्हील टाइप, सर्कल टाइप, चेन टाइप एंड बैर टाइप। तो ये है व्हील टाइप। तो व्हील टाइप के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के उद्भव की संभावना होती है, लेकिन इसमें समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है। समूह आकार वाले संचार तंत्र में सूचना का प्रवाह एक व्यक्ति द्वारा ही निश्चित किया जाता है तथा सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण के कारण यह व्यक्ति समूह का नेता बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है?
विकृति, विलंब, निस्पंदन, अनुक्रिया का अभाव। तो ये है फिल्टरेशन, निस्पंदन। तो फिल्टरेशन अधोमुखी संप्रेषण में मौन का एक उदाहरण है। जब किसी संगठन में अधीनस्थों द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचना या संदेश भेजा जाता है तो यह ऊर्ध्वगामी अधोमुखी संप्रेषण कहा जाता है। इस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत मौखिक प्रार्थना, अनुमति मांगना, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? यह है नैदानिक श्रवण, परावर्ती श्रवण, परानुभूति श्रवण या निर्णयात्मक श्रवण। तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्णयात्मक श्रवण। निर्णयात्मक श्रवण सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है। ये श्रवण सुनना निर्णयात्मक संचार कौशल का एक महत्वपूर्ण भाग है। श्रवण के दो प्रकार है। प्रथम, जिसमें एक प्रेषक के संदेश को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। द्वितीय, जिसमें हम कहे जा रहे संदेश को सक्रिय रूप से ध्यानपूर्वक सुनते हैं। Which of the following is not a communication barrier related to noise? निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? तो वह है परसेप्चुअल प्रॉब्लम, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं, सूचना अतिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड द्विक रूप एंड कल्चरल डिफरेंसेस। तो ये है द्विक डायडिक आर्कीटाइप्स। संचार में उत्पन्न वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने से प्राप्त करती है उसे शोर कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं, सूचना अधिभार व सांस्कृतिक विभिन्नताएं शोर से संबंधित संप्रेषण की बाधाएं हैं। जबकि द्विक प्रारूप मानव व्यवहार के ऐतिहासिक, मनोविज्ञान एवं साहित्यिक विश्लेषण संबंधित होता है। एक संचार प्रक्रिया में संदेश के तीव्र प्रवाह के लिए अनुचित माध्यमों का प्रयोग, दोषपूर्ण यांत्रिक संसाधन, संचार का दबाव, संचार प्राप्तकर्ता की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विभिन्नताएं, सूचना का अतिभार, शासकीय प्रकाशन संबंधी भाषा इत्यादि संचार के प्रभाव को कम कर देती हैं। और संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है इनकोडिंग से, मीडियम से, फीडबैक से एंड पैसिव डिकोडिंग से। तो फीडबैक से। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण सफलता की जांच से संदेश प्राप्तकर्ता के प्रतिपुष्टि द्वारा जांच की जा सकती है। इसका होता है ये प्रेषक है, फिर इनकोडिंग, फिर कोडेड संदेश है, फिर चैनल जाएगा, चैनल की डिकोडिंग होगा, डिकोड संदेश जाएगा, भिराई इसको ग्रहण करेगा, फिर फीडबैक देगा इसको, और ये सीधा अगर जाएगा तो यहाँ पर शोर का रूप ले लेगा। तो संचार संदेश, इसका माध्यम क्या है? संचार है, संदेश है, माध्यम है, कूट संकेतन है, संकेत वाचन है, प्रापक है, प्रतिपुष्टि है। तो क्रॉस डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन आर द फॉर्म ऑफ पार विभागीय समितियाँ रूप है किसकी? तो इष्टतम संप्रेषण, ऑप्टिमम कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन का, या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, या लैटरल कम्युनिकेशन। तो यह है लैटरल कम्युनिकेशन का। तो लिस्ट वन को उसे मिलाना है। ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं। ये क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेशन है। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। ये है अंशव्यापी सकारात्मक। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, कुछ किसान धनी हैं। एक मिनट, क्या होगा यहाँ पर? तो ये आंसर देखते हैं सीधा। सभी मनुष्य मरणशील हैं, सर्वव्यापी सकारात्मक है। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, ये सर्वव्यापी निषेधात्मक है। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, ये अंशव्यापी सकारात्मक है, और कुछ किसान धनी है, ये अंशव्यापी निषेधात्मक है। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्रतिनिधिकता स्वशोध। निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को स्वतः शोध के रूप में जाना जाता है। प्रतिनिधिकता का स्वशोध उस निर्णय प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी समस्या की स्थिति में पूर्व से घटित हुई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय किया जाता है। स्वतः शोध के रूप में ज्ञान रणनीतियाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया में त्रुटियां उत्पन्न करती हैं। स्वतः शोध तीन प्रकार के होते हैं: उपलब्धता स्वतः शोध, या प्रतिनिधिक स्वतः शोध, या योजन और आश्रयण स्वतः शोध। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करती है? तो है ह्यूरिस्टिक, स्वशोध, या मानसिक विन्यास। तो मेंटल सेट। किसी मनुष्य का मानसिक विन्यास कभी कभी किसी समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करती है। स्वशोध, सदृश्यता, एल्गोरिदम, प्रयास एवं त्रुटि प्रक्रिया, अंतर्दृष्टि इत्यादि समस्या समाधान युक्तियां हैं। इनमें एक विशिष्ट नियम है, प्रक्रिया का अनुसरण करके समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित निर्णय शैली में किसमें लंबा समय लगता है? तो लगता है एनालिटिकल स्टाइल में।
एनालिटिकल स्टाइल में। विश्लेषणात्मक शैली में सबसे ज़्यादा समय लगता है, व्यवहार परक में नहीं लगता, निर्देशनात्मक इसमें कोई नहीं, ये नहीं होगा। समस्या समाधान की विश्लेषणात्मक शैली में सर्वाधिक समय लगता है क्योंकि इसमें निर्णयकर्ता द्वारा संदिग्ध शब्दों या प्रकरणों को स्पष्ट करने के लिए अधिक से अधिक सूचनाओं तथा विकल्पों का सहारा लिया जाता है। एक वृत्त चित्र में विभिन्नता वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सेक्टर इन द पाई चार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये होता है एंगल ऑफ सेक्टर वृत्तखंडों के कोणों पर। अगला अब है डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स द फ्रेमिंग इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है। द वे इन विच ऑप्शन आर प्रेजेंटेड इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शंस, विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। और द उस विकल्प का चयन करना जिसकी प्रत्याशित उपयोगिता सर्वाधिक है। गलत दिशा में विचारों के विन्यास बिंदुओं का एक प्रकार, वर्तमान विश्वासों की उन आशयों को ढूंढना जो वर्तमान विश्वासों की पुष्टि करे, इसका हो जाएगा पहला ही। द वे इन विच ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शंस, निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव विकल्प की प्रस्तुति के संग और विकल्पों के चयन को प्रभावित करता है। किसी भी व्यक्ति या प्रशासक के समस्या के समाधान हेतु अनेक विकल्प हो सकते हैं और इन विकल्पों में से किसी एक का चुनाव और उसकी प्रस्तुति का ढंग और उस विकल्प का चयन निर्णय कहलाता है। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ मेंबर्स इन हाईली कोहेसिव ग्रुप टू लूज क्रिटिकल इवेल्युएट डिसीजंस मेकिंग कैपेबिलिटीज इज कॉल्ड। किसी उच्च सशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमता के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप थिंक। किसी उच्च सशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमता के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति समूह सोच कहलाती है। प्रशासन में एक व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय एकाकी निर्णय, जबकि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा या समूह द्वारा लिया गया निर्णय सामूहिक निर्णय कहलाता है। निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है कही जाती है, तो उसको बोलते हैं बिहेवियरल स्टाइल। निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने में संबंधित है व्यवहार परक शैली कहलाता है। इस शैली में निर्णयकर्ता दूसरों के साथ कार्य करने में रुचि लेता है। उच्च अधिकारियों तथा अधीनस्थों दोनों को ही उपलब्धियों तथा सुझावों सहित समूह चर्चा का पालन किया जाता है। इस प्रकार की शैली के निर्णयकर्ता प्राय संघर्ष को टालना चाहते हैं तथा सहमति को बढ़ावा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो असेसिंग यूटिलिटी नहीं है। उपयोगिता का आकलन निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। संभाव्यता का संबंध आगमन से है। आगमन निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित है। संभाव्यता को पूर्ण रूप से आत्मगत कहना उचित नहीं होगा क्योंकि निरीक्षण और परीक्षण विषयगत हैं। अगला है वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा किसमें, तो मेजर प्रीमाइसेस में, मुख्य आधार वाक्य में। तो वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे मुख्य आधार वाक्य में व्याप्त होना होगा। न्याय वाक्य एक विशेष प्रकार का तर्क करने का माध्यम है जिसमें दो अन्य कथनों के आधार पर तीसरा कथन निकाला जाता है। अगला नेक्स्ट है 24वां, प्रोबेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट। प्रसंभाव्यता गुण है किसका, तो वो गुण किसका है, एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, वो आगमनात्मक युक्ति है। तो प्रसंभाव्यता आगमनात्मकता युक्ति का गुण है। प्रसंभाव्यता का संबंध आगमन से है। आगमन निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित है। आगमनात्मक तर्क के निष्कर्ष संभाव्य होते हैं और इस प्रकार के कथनों में निश्चितता का अभाव होता है। निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो पाई जाती है कॉन्सेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकिंग में। तो निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति प्रत्यात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में पाई जाती है। संप्रत्यय चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये एक सामान्य विचार है जो उसी सामान्य वर्ग की सभी वस्तुओं या क्रियाओं की सामान्य विशेषता से है। नेक्स्ट है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी।
द प्रिंसिपल यूज ऑफ डिफिनेशन इज टू एलिमिनेट, किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता होती है? तो होती है एम्बिग्युइटी, संदिग्धता से। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता है और निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हों तो ऐसी परिस्थिति संदिग्ध कहलाती है। ऐसी स्थिति में किसी निर्णय के निराकरण के समय परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता होती है। किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो या एवं दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हो तो उसमें तर्कदोष निहित कौन सा होगा? तो उसमें होगा एक्जिस्टेंशियल फैलेसी, सत्तात्मक तर्क दोष। किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो या एवं दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हैं तो दो पद में सत्तात्मक तर्क दोष निहित होगा। समान मानसिक योग्यता, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां स्थान था। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र उसमें उत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो उसमें थे 55। कैसे? तो 16वां और नीचे से 29वां, तो ये पूछा ऊपर के स्थान और नीचे का 29वां, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और -1 घटा देंगे तो 45 -1 44 हो गए। फिर अंतिम छात्रों की संख्या 5 है और परीक्षा छोड़ने वाले छात्रों की संख्या 6 है, तो इन सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55। ये है, रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 1 किलोमीटर जाने के उपरांत वो दक्षिण की तरफ मुड़ गया और फिर 5 किलोमीटर चला, फिर पुनः पूर्व की ओर मुड़ गया 2 किलोमीटर चला। अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है। उसने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तय की? वह दूरी तय की थी 5 किलोमीटर। यहाँ पर ये भी दिया गया है, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। चला कैसे चला देख लेना। भगवान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र शरीर कान मुंह के संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ शरीर हो जाएगा, शरीर में कान और मुंह दोनों हो जाएंगे, लेकिन दोनों कान अलग है तो ये जो है 1 मिनट। अच्छा, शरीर, शरीर है, शरीर में कान है, मुंह है, मुंह में कान है, तो ये हो जाएगा भैया। तो इसमें दिया है व्याख्या शरीर मुंह कान, शरीर में मुंह है, मुंह में कान है। नेक्स्ट है 4 पुरुष ABCD एवं 4 महिलाएं WXYZ मेज के चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह किए बैठे हैं, तो कोई भी 2 पुरुष अथवा महिला साथ साथ नहीं बैठे हैं। तो WB के दाहिनी तरफ बैठा है और तीसरा है Y X के सामने A बाईं ओर बैठा है और C Z के दाहिनी तरफ बैठा है। तो वे 2 कौन हैं जो D के दोनों ओर बैठे हैं? तो इस तरह से आप बना लीजिए, पूरा 8 लोग को बैठा दीजिए, इधर उधर अपना सेटलमेंट करके देख लीजिए D किधर बैठा, तो D यहाँ बैठा है X Y और W के बीच में। नेक्स्ट है किसी निश्चित कूट भाषा में 15 7 89 को XTZAL और 2 3 6 4 6 को NPSU के रूप में लिखा गया है, तो उसी कूट में 2 3 4 9 को क्या लिखेंगे? तो नंबर हम इसी में से निकाल लेंगे भैया, तो ये हो जाएगा NPTSL। अगला है निम्नलिखित आकृति में लुप्त अंक का ज्ञात कीजिए। तो लुप्त अंक है इसका 94। कैसे है? तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 4 जो है 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और 1 स्क्वायर हो जाएगा। इन लोग को जब ऐड करेंगे 21 नीचे आ गया, फिर इसी तरह इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे 98 आएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 94। फिर है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें जो आ जाएगी प्रश्न चिन्ह के इसमें कौन सी संख्या आएगी? तो इस पर आएगी 84। तो कैसे आएगी? तो 7 दूनी 14, 14 4, 14 4 हो जाएगा 18, 7 दूनी 14, 14 4 18, फिर 18 दूना 36 और इसमें +4 कर देंगे, इसको कर देंगे तब ये हो जाएगा क्या? ये 40 है, 40 का गुणा 2 में कर दीजिए, 2 में +4 कर दीजिए, ये आ जाएगा 84। तो ये है प्रोसेस। नेक्स्ट है यदि A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है, E D की माँ है तथा A D का क्या संबंध होगा? तो A D का ग्रैंड डॉटर होगी। यहाँ है, संबंध बना के दिखा दीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, रमा सोनम से उम्र में बड़ी है। और पूनम जो है पूनम रमा से उम्र में बड़ी है, पूनम रमा से उम्र में बड़ी है। सोनम पूनम से उम्र में बड़ी है, सोनम जो है पूनम जो है पूनम से उम्र में बड़ी है। किससे? पूनम रमा से उम्र में बड़ी है, सोनम जो है पूनम से उम्र में बड़ी है।
तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू यदि पहले दोनों कथन को सत्य माना जाए। तीसरा कथन है, अच्छा इसको दोनों को सत्य माना जाए, इसमें हो जाएगा फाल्स। यदि पहले दोनों कथन को सत्य मान ले तो तीसरा होगा। तो अच्छा, दोनों कथन को पढ़ के ये बताना है सोनम क्या पूनम से उम्र में बड़ी है, तो बड़ी नहीं है, सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी क्योंकि यहाँ पर तो क्रोनोलॉजी रमा सोनम के भी नहीं है, सोनम छोटी है तो वहाँ छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण कीजिए। तो कौन सा है, 2 2 2 3 2 6 8, ठीक है। तो ये 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर जाएगा 6 त्रिक 18 हो गया, और ये हो गया 2 चौक 8 हो गया, 8 पच्चीस 40 हो गया। तो ये हो गया भैया। तो ये अगला नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 चौका कितना होगा, 72। नेक्स्ट है एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को देखते हुए कहता है कि फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। फोटोग्राफ की इस महिला के उस व्यक्ति की के बहन से क्या संबंध है जिसकी अन्य बहन कोई नहीं है, तो हो जाएगी उसकी माँ। यहाँ फोटो की तरफ इशारा करके बता रहा है। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रशांत महासागर द्वीप है, तो ये ग्रीनलैंड है। प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर द्वीप क्या है, तो द्वीप एक ग्रीनलैंड को द्वीप कह देंगे हम। निम्नलिखित तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेढक है, बाज है, सांप है, टिड्डा है, घास है। तो घास है, घास को कौन खाएगा, घास को खाएगा पहले फ्रॉग, टिड्डा खाएगा। तो 5 3, फिर टिड्डा को मेंढक खाएगा, टिड्डा ऐसे ही होगा, टिड्डा को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6, 3 त्रिका 9, 10 11 12 13, तो 14 पूरा वाला हो गया, एक नीचे वाला 15 15 त्रिभुज है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से लुप्त संख्या कौन सी है, तो ये है 60 है, 90 है, ये आगे का है। तो यहाँ पर देखेंगे 6 त्रिक 18, फिर हो गया 9 त्रिक 27 मतलब 270, फिर ये किसका 3 गुना होगा, तो ये हो जाएगा अगर हम 405 इसमें 405 में 3 का भाग दे दें कितना आएगा 135। निम्नलिखित कूट संकेतों में सही विकल्प कौन सा होगा, EGI FL और FH जो भी है। तो EF हो गया, तो FH हो जाएगा, FG आएगा ना जी, तो G हो जाएगा। फिर GI हो गया, तो ये हो जाएगा H, ये तो जी हो जाएगा HI मतलब 1 2 को छोड़ के HIJ हो जाएगा भैया D। यहाँ पर देख सकते हैं 1 + 2 + 3 का करके बना है। निम्नलिखित कितने 4 हैं जिसके पहले 7 हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए किसके पहले 7 हैं। तो इसमें 4 हैं जिसके पहले 7 हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर सब लगा लीजिए। नेक्स्ट है लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि दोनों अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं तो ए के बाईं ओर 15वां स्थान हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो ये 9 15 1 माइनस, तो यहाँ 24 हो जाए, 24 - 1 23 लड़के हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लगाइए। प्रस्तुति, संस्तुति, आगमन, चर्चा, परिचय। पहले परिचय करेंगे, पहले प्रस्तुति, पहले क्या होगा, पहले जो है प्रस्तुति होगी, फिर संस्तुति होगी, फिर हो जाएगा आगमन, फिर चर्चा, फिर परिचय, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक क्षमता आंकिकी होगी। तो है यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं, तो कोई भी संख्या अगर आप 100 बार लिखेंगे तो 20 बार आता है। शब्दों में विषय युग्म को चुनिए। तो आयतन जो है लीटर में और दबाव बैरोमीटर में, तो दबाव पास्कल में नापा जाता है ना कि बैरोमीटर में, तो बाकी सब सही है। अगला है एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक कीमत पर बेचता है, तो अंकित मूल्य को छूट देता है, 8% कमाता है, तो छूट की दर क्या होगी, छूट की दर 10% होगी। कैसे होगी यहाँ पर देख लीजिए। मानक क्रय मूल्य इतना है, फिर इस अंकित मूल्य 120 है, तो 8% रखेंगे, फिर 100 गुणे 108/100 हो जाएगा, फिर 100 साल करेंगे 108 रुपये, फिर 120 में से 108 माइनस करिए और 120 का गुणा करिए, पूरा आ जाएगा 10%। यहाँ इसको चेंज करना है, प्लस को गुणे को इसमें, गुणे को प्लस में, भाग को माइनस में, तो इसको सॉल्व करना है तो मान रख के फटाक सॉल्व वाले जिसमें सरलीकरण में क्या बताना है। x y/x = 2 - xy, देन द इसका हो जाएगा x³ + xy² x³ + y³
21, तो इसका मान क्या होगा, डी का मान 1 होगा। देख लीजिए यहाँ पर सॉल्व करके दिया है। नेक्स्ट है, एक ए बी समुच्चय है, समुच्चय वाला क्वेश्चन जरूर आता है, इसका आंसर 8 होगा। तो ए में 10 सदस्य हैं तथा बी में 18 सदस्य हैं, तो ए यू मतलब ए समुच्चय बी का और ए समुच्चय जो बी हो कितने सदस्य होंगे, तो होंगे 8 सदस्य। तो यहाँ पर ए में 10 सदस्य, बी में 18 सदस्य, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण में 32 सेमी तथा 24 सेमी उसका परिमाण है, तो उसका परिमाप बताना है, तो उसका हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबको अलग अलग है ना, ये 24 है तो 12 12 इधर करेंगे, 16 16 इधर करेंगे, पूरा करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 16 स्क्वायर 12 स्क्वायर, तो पूरा सॉल्व करेंगे अंडर रूट में, तो आ जाएगा सेंटीमीटर। दो चर एक्स वाई निम्नलिखित में से प्रकार से संबंधित हैं। वाई बराबर एक्स प्लस यस 5x+4 है। यदि एक्स का समांतर माध्य 10 है तो वाई का समांतर माध्य क्या होगा, तो उसका माध्य 54 होगा। यहाँ पर है यक्स 5x+4 है, यक्स का मान 10 दिया है, तो 10 25 50 हो जाएगा, 50 + 54 हो जाएगा, सिंपल है। तो प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो वो हो जाएगा 21। तो प्रथम n+1 21 हो गया। नेक्स्ट है, एक बंदर 20 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस प्रकार वो कितने खंभे में पहुंच जाएगा, कितने मिनट में पहुंच जाएगा, तो पहुंचेगा 21 मिनट में। तो वो 2 मीटर चढ़ता है, ये तो दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, तो दूसरे मिनट में बंदर द्वारा चली गई 2 - 1 हो जाएगा। फिर 1 मीटर बंदर चढ़ता है 2 मिनट में 1 मीटर, फिर 10 मीटर चढ़ेगा 20 मिनट में, फिर 20 मिनट अंतिम 2 मीटर बंदर चढ़ेगा 1 मिनट में, फिर हो जाएगा 20 × 21, तो ये हो जाएगा 21 मीटर। बंदर अंतिम छलांग में खंभे के ऊपर पहुंच जाएगा, तब वो फिसलेगा नहीं, अतः अंतिम छलांग 2 मीटर की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 11 16 17 12 13 17 16 100 भी दिया है, तो इसका बहुलक क्या होगा, जिसका बहुलक सीधा दिख रहा है 16 होगा। नेक्स्ट है, पिता की आयु उसके दो पुत्रों की आयु के योग की दुगनी है। 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु 2 पुत्रों के आयु के योग के बराबर हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 40 वर्ष। तो माना कि दोनों पुत्रों की आयु यक्स है और पिता की आयु 2x है, तो 2x + 20 बराबर x + 20 + 20, तो x बराबर 20 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु 2x है, तो 20 × 2 40 हो जाएगा। 3 आदमी या 7 औरत एक कार्य को 32 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी, तो करेंगी 21 दिन में। तो यहाँ पर है 3 आदमी हैं 7 औरत हैं, तो 7:3 हो गया है। तो M1 D1 W1, तो M1 D2 W2, तो पूरा रखेंगे मान, फिर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 21 दिन। 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रमशः 35 किलोमीटर घंटा 55 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे के पार कर जाएंगी, तो कर जाएंगी 8 सेकेंड बाद। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल दिया है दूरी बटे समय, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम, फिर इसको तो पूरा रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे 9 सेकेंड आ जाएगा। फिर यदि x³ + y³ बराबर 35 और xy बराबर 6, x है y से बड़ा है, तो x - y का मान क्या होगा, तो उसका मान 1 होगा। यहाँ पर समीकरण के थ्रू इसको सॉल्व किया गया। तो है, यदि बहुलक x पावर 6 - 1 के 2 गुणनखंड x - 1 और x + 1 है, तो उनके अन्य गुणनफल क्या होंगे, तो x² - x + 1 और x² + x + 1 होगा। तो इस तरह सॉल्व किया है, नीचे आप देख सकते हैं, मैथ में इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट, एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर तथा चौड़ाई 62 मीटर है। 6 मीटर किनारे एक घनाकार टैंक खेत के चारों कोनों पर खोदे गए हैं। जो मिट्टी हटाई गई है उसे बचे खेत पर समतल बिछाया गया। खेत के स्तर बढ़ा हुआ कितना, तो 11 ये हो जाएगा 12.7। तो माना कि खेत के स्तर में ऊंचाई जो है बढ़ी है, h में बढ़ी हुई है, निकाली गई मिट्टी, फैलाई गई मिट्टी, सबको सॉल्व करिए, रखिए, आ जाएगा। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसमें 6 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो इसमें खींचा जा सकता है 9 मीटर। तो इसमें माना यल है और गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r² तो पाई r² L पूरा मान रखिए, आंसर कंप्लीट। 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उनके प्राप्तांक 10 9 6 7 8 8 7 5 4 6 सभी 17 विद्यार्थियों के प्राप्तांक की माध्यिका क्या होगी, तो इसको पूरा रखिए क्रोनोलॉजी में, उसके बाद निकाल लीजिए, इसका माध्यिका होगी 9।
यहाँ पर रखा गया है 10 9 6 5 7 8 8 सब रखा गया है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 17 माइनस 10 है, तो इसका माइनस हो जाएगा 7। तो यक्स प्लस 1 का पदवा, तो 17 प्लस 1/2। नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में समास है अव्ययी समास। यथाशक्ति में अव्ययी समास है। यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अव्ययी समास समास इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और सामसिक समास पद अव्यय होता है, वहीं प्रधान भी होता है यथाशक्ति। ठीक है, तो निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? तो स्वभाव, कार्य, इच्छा, कामना। तो ये स्वभाव थोड़ी ना होगा। स्वभाव शब्द काम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। अन्य शब्द कामना, कार्य, इच्छा, काम के लिए प्रयुक्त होता है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। जीतने की इच्छा को जिगीषा बोलते हैं, युद्ध करने की युत्सा बोलते हैं। समव्यय शब्द का अर्थ है, समव्यय का अर्थ है समूह। समवाय का शब्द का अर्थ है समूह, झुंड होता है। और पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है, सही है। हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है, ये भी है। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, मेरे को नहीं होता है, मैं का होता है हम। ठीक है, मेरे, हम, मैं, मेरा, ये होगा। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोग व कौन सा वर्ण है? तो वो है अंग अह, इसको बोलते हैं अयोग वा। हिंदी वर्णों में अंग अह अयोग वाह वर्ण है, अतः वर्ण उ ए ओ ये सब स्वर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण पूर्णांत नहीं है? तो ज ड ढ, तो इसमें जो है ज, ये पूर्णांत नहीं है। दिए गए वर्णों में ज वर्ण मूर्धन्य नहीं है बल्कि तालु है। अन्य वर्ण ट ठ ड़ मूर्धन्य है। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे लोकाक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ है अलगाव की स्थिति, मतलब अलगाव होना। नेक्स्ट है ये गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म तो पुस्तक में है ना धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं बल्कि धर्म अलौकिक में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है, इनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। तो इसमें धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? तो वह करता है देवत्व का। और धर्म कहाँ निवास करता है? तो देव समाज में, राष्ट्र में, अनुभूति में, तो वह अनुभूति में निवास करता है। इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? तो वह होता है जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है। गद्यांश के अनुसार इंद्रियों का आनंद जहाँ जीवन का स्तर उच्च नहीं वहीं प्रखर होता है। जीवन के स्तर पर पहुँचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो वह होती है पूर्णता, ज्ञान और आनंद की। तो उपर्युक्त गद्यांशों का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो उसका होगा धर्म का स्वरूप। नेक्स्ट है परिजात शब्द का अर्थ होता है, परिताप शब्द का अर्थ होता है संताप। परिताप शब्द का अर्थ संताप होता है। अन्य शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। जलन का जलने वाले, पीड़ा कारक, चुनचुनाहट, ईर्ष्या की अवस्था होती है। ज्वाला होता है आग की लपट, अग्निशिखा। प्रमाण होता है साक्ष्य। कभी न कभी मैं कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यह है यौगिक विशेषण। कभी न कभी में यौगिक क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3 भेद होते हैं। मूल क्रिया विशेषण, ठीक, दूर, अचानक। फिर यौगिक क्रिया विशेषण बीच बीच में, एक एक, धीरे धीरे और जहाँ तहाँ। स्थानीय क्रिया विशेषण होते हैं। निम्नलिखित में से विपरीत स्वर कौन से हैं? तो इसमें जो है आयोग ने उत्तर तो ओ दिया था विपरीत स्वर की, जबकि विपरीत स्वर होता है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? तो वह है विराम से। तो यह क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये हुआ। जगत ईश जगदीश में कौन सी संधि है? तो यह है व्यंजन संधि। जगत ईश में जगदीश में व्यंजन संधि के नियम, यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ण का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आए या अलावा तो कोई स्वर आए तो क च ट के स्थान पर अपने वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। जिस मूल शब्द से विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं, उसको बोलते हैं धातु। मसृण शब्द का विलोम क्या होगा? मसृण का विलोम रुच्छ होगा। मसृण शब्द का विलोम रुच्छ होगा।
और सुकुमार का विलोम कठोर तथा चिक्कट का विलोम खुदरा होगा। अश्लील का अशुद्ध शब्द है, किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं। अब इंग्लिश का पैराग्राफ है। एजुकेशन इज डिवाइस फॉर हेल्पिंग ए मैन टू ग्रो to his full stature. It enables him to realize the nature, both mentality and spirituality, and in the realization to become all that he has it in him to be. It is it is to the child what perfect gardening is to the tree. Help so to grow that it may develop its own personality. A good gardener helps each plant to put forth an essential quality of its own that differentiated it from all other plants and makes it a thing of use and beauty in the world. The good education performs a similar office for human beings to the man of the trained faculties and developed testes that world becomes literally a larger place, larger and the more exciting. He is able to see in more beauty, more variety, more scope for the sympathy and understanding than the saw before. So far as the understanding of the universe are the concerned, while education diminishes certainly of what is it widens his sense of the possibility of what may be and transform the word from humdrum sense of the works of factory and office to universe for mysteries and treasure house of beauty. तो पहला क्वेश्चन इसमें एजुकेशन इनेबल ए मैन, तो इसमें दिया टू रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटलिटी एंड स्पिरिचुअली। दिए गए पैसेज के सेंटेंस टू से स्पष्ट है कि एजुकेशन इनेबल ए मैन टू रियलाइज द नेचर बोथ मेंटलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। सही उत्तर है। एंड व्हाट एन एजुकेशन मैन इज एबल टू सी इन द वर्ल्ड, तो मोर ब्यूटी, मोर वैरायटी, मोर स्कोप फॉर द सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग देन द सा बिफोर। The passage universe of mystery and treasure house of beauty means the universe is full of mysterious and beautiful things. What is work of a good gardener? To help each plant to put forth an essential quality of its own. The world become a larger place and more exciting. So it means for a man trained faculty and develop the tastes. In the sentence, he finishes the job at one go. The word go is go noun. दिए गए वाक्य में सेंटेंस स्ट्रक्चर के रूल के अकॉर्डिंग वन इज एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव बिकम बिफोर द नाउन, सो हेयर इज वन क्वालिटी नाउन गो, सो वर्ड गो इज ए नाउन। चेंज द सेंटेंस आई नेवर ईट मीट एंड एक्सप्लेन इन टू द डायरेक्ट स्पीच। ही एक्सप्लेन दैट ही नेवर एट मीट। दिए गए डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब एंड पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर दैट का यूज होता है। प्रोनाउन में आई को ही में परिवर्तित करते हैं और सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, ईट को एट में सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे। द वर्ड रेंजेवस मीन्स ए प्लेस अपॉइंटेड फॉर ए मीटिंग। रेंजेवेश का मतलब मिलन स्थल के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड। कॉन्शियंस, ये होगा कॉन्वेंशियंस, ये इसका स्पेलिंग होगा कॉन्शियंस कॉन्वेंशियंस। अगला है चेंज द सेंटेंस लेट इट डन ऑन्स इनटू एक्टिव, इट डू इट एट वंस। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस वाट एवर इज इज राइट, इसको पंक्चुएट करना है तो हो जाएगा वाट एवर इज राइट, ये होगा सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही गॉट आल्थो ही वाज इल। दिए गए करेक्ट कंजक्शन आल्थो होगा क्योंकि यदि दिए गए वाक्य वाले ऐसे वाक्य में कंजक्शन ऑन आल्थो का प्रयोग करते हैं। अन्य प्रीपोजिशन का किसी भी घटना या कार्य के अनटिल इसका प्रयोग एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पॉइंट इन टाइम के लिए करते हैं, बिकॉज इसका रीजन व कॉज के लिए करते हैं। वाइट एलिफेंट मीन्स एन अनकॉमन अनइकोनॉमिकल पोसेशंस। फ्रेज वाइट एलिफेंट इट मीन्स एन अनइकोनॉमिकल पोसेशंस होता है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अबिनोम, क्या है एबोमिनेबल, इट मीन्स डिस्गस्टिंग। एबोमिनेबल बहुत बुरा, घिनौना या सिनोनिम इसका डिस्गस्टिंग अनुरुचिकर घिनौना होगा। तो अब्यूजिंग अश्लील होता है, कोल्ड ठंडा होता है, हॉट गर्म होता है।
इन द पाइपलाइन मीन्स इट मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप। प्रयास जो है ये, इन दिस पाइपलाइन मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ द बीइंग डेवलप। एंड पार्टेक मीन्स भागीदार होना। एंड पिनाकल मीन्स शिखर चोटी पर होना। प्रियॉन्स मीन्स एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो ठीक है, खत्म होता है। सी सेट अगर पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।